स्टार्ट कर रहे हैं किस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 14 को, सॉरी चैप्टर नंबर 13 को, जो कि आपका एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है। उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बैक एंड पे देता जाऊँ, और इसकी आपके एडिशनल यहाँ पे जी एडिशनल ये हैं, एडिशनल मटेरियल है जी फॉर एडजस्टमेंट इन मटेरियल फॉर इन फाइनल अकाउंट्स के लिए। जो एडजस्टमेंट है जी के लिए आपका एडिशनल मटेरियल है, इसमें इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, जो कि हम चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाली, लेकिन फिर भी इसमें गिवन है तो मैं लहदा से भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ हमारे पास वर्ड्स गिवन है ये वाले, ठीक है जी। इन सब का एक ही मतलब है, अक्रूड हो जाए, ऑइंग हो जाए, ड्यू हो जाए, आउटस्टैंडिंग हो जाए, पेएबल एक्सपेंस। ये क्या हो गया, आपके पास एक एक्सपेंस आपका हो चुका है, वो एक्सपेंस आपने भी पे नहीं किया, एक्सपेंस आपका इनकर्ड हो गया है, अभी आपने वो एक्सपेंस पे नहीं किया, अभी आपने पे करना है, तो उसकी सूरत में क्या होगा, वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस एक्सपेंस को आप पार्टिकुलर एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। आप अक्रूड एक्सपेंस कर दें, पे ओइंग कर दें, ड्यू कर दें, आउटस्टैंडिंग या पेएबल, इन किसी भी वर्ड के साथ उसको फिर आपको करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। बेहतर यही है कि आप सबसे पहले पेएबल एक्सपेंस के नाम से उसको क्रेडिट करें, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी बन गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप वो एक्सपेंस को पे कर देंगे तो क्या होगा, उसकी एंट्री क्या करनी है, उसकी एंट्री ये होगी, जो पेएबल एक्सपेंस या अक्रूड एक्सपेंस आपने जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, ये क्रेडिट किया हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर दिया जाएगा, इसको हम डेबिट कर देंगे और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसकी समझ आ गई इस पॉइंट की जो मैंने अभी बताया आपको। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से है इनकम के हवाले से। इनकम आपने क्या कर लिया, आपने इनकम अर्न कर ली है, लेकिन आपको मिली नहीं है। जैसे कि एक्सपेंस इनकर्ड हो गया था, आपने पे नहीं किया, इसी तरह से इनकम आपने अर्न कर लिया, आपको मिली नहीं है, जिसको हम अक्रूड इनकम, ओइंग या ड्यू या फिर आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल इनकम भी कह सकते हैं। तो क्या होगा इसकी सूरत में, इसकी सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, रिसीवेबल जो आपके पास होगा उसको आप डेबिट करेंगे, और जो पार्टिकुलर जो हमारे पास है इनकम अकाउंट उसको हम क्रेडिट करेंगे। या क्रूड इनकम अकाउंट को डेबिट भी कर सकते हैं, और पार्टिकुलर इनकम अकाउंट जो भी हमारा फॉर एग्जांपल रेंट के हवाले से है, तो रेंट रिसीवेबल हम डेबिट कर देंगे, जो कि रेंट हमने लेना है, और उसके साथ साथ रेंट इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे। और इसी तरह से जब हमारे पास वो रेंट हमें रिसीव हो जाएगा, जैसे कि ये बताया गया, तो ये अक्रूड इनकम या रेंट रिसीवेबल फॉर एग्जांपल हमने की थी इसको, तो इसकी सूरत में हम क्या करेंगे कि इस जो डेबिट किया था इसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एक हमारा एसेट है, इसको हम इसमें कमी आएगी। तो कैश या बैंक अकाउंट जिसमें हमारे पास वो आ रहा होगा, तो रेंट या कोई भी अदर इनकम जो भी हमें रिसीवेबल थी उसको हम डेबिट कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, इसका भी पता चला आप लोगों को कुछ, या नहीं चला पता इस? जी हेलो, जी समझ आ गई प्यारे भाई इसकी? अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपेड के। ये बेसिकली ये आपके पास एडजस्टिंग एंट्रीज हमें बताएगी, एडजस्टिंग एंट्रीज हैं ये वाली, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये वाली। ये कौन सी एंट्री है, एडजस्टिंग एंट्री। जी, वॉइस ब्रेक हो रही है, ये नेट का इशू होगा प्यारे भाई, नेट के इशू की वजह से हो सकती है, हो रही हो तो। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रीपेड के हवाले से, प्रीपेड या एडवांस या अनएक्सपायर्ड या पेड इन एडवांस। तो इसकी सूरत में क्या होगा, इनको देख भी लेते हैं इन्होंने हमें क्या बताया गया जी, इस तरह इसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस आर फाउंड इन एडजस्टमेंट देन and they should be deducted from the particular expense given in trial balance to report expense in income statement in balance sheet amount to be prepaid expense also known as assets following listing entry to be passed for the prepaid expense। ठीक है जी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे,
होगा, और उसके बाद पार्टिकुलर एक्सपेंस जो हमारे पास अकाउंट है जितना हो चुका उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो जितना हमारे पास जो हो चुका होगा एक्सपेंस उसके साथ साथ उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो इसका मतलब है उसके अंदर हमारे पास जो एक्सपेंस है वो इनकर्ड हो चुका है। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास अनअर्न्ड के हवाले से है कि जो हमने इनकम प्रीपेड या एडवांस या एक्सपायर्ड या पेड इन एडवांस में क्या होती है, जो एक्सपेंस आप पहले से पे कर देते हैं। और अनअर्न्ड या प्रीपेड या एडवांस इनकम वो होती है जो आप पहले से इनकम ले लेते हैं मगर उसके लिए आप क्या नहीं करते, सर्विसेज आपने देनी है या प्रोडक्ट आपने भी प्रोवाइड करनी है। तो इसकी सूरत में क्या होगा, इसकी सूरत में सबसे पहले तो अगर आपने एडवांस में ले लिया है तो सबसे पहले आप क्या करते होते हैं, अनअर्न्ड इनकम जो है आपकी वो उसको हम क्या कर देते होते हैं, वो आपकी लाइबिलिटी होती है, उसको लाइबिलिटी के इनकम अकाउंट को डेबिट करते हैं। और उसी तरह से इनकम अकाउंट जो भी कैश आपके पास आता है उसको आप डेबिट कर देते हैं, ऑन अर्न इनकम को आप क्रेडिट कर देते हैं। और फिर उसके बाद जब आप पे कर देते हैं अनअर्न इनकम जो आपकी लाइबिलिटी है, आप सर्विसेज दे देते हैं, तो ये अनअर्न इनकम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो इनकम आपकी जो अकाउंट है आपके पास वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि आपकी वो लाइबिलिटी जो ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से आपके पास ये एंट्रीज़ हैं, ये रिकॉर्ड आपने करनी होती हैं। तो नेक्स्ट जब इनके एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं हम, तो एमसीक्यूज़ में हमारे पास क्या गिवन है, ये 14 की तरफ चलना है या 13 में, 13 के हैं ये सारे जी। ये क्या जी, इज़ एन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, ये इससे हमने ये अमाउंट लिया है, तो हमें ये बताया गया, ये रेंट हमारे पास 200 एज बिन प्रीपेड है, और इन्वेंट्री हमारे पास एट द एंड 1900 है, और द अलाउंस जो रिसीवेबल वो 200 है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने निकालना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, किस तरह से हमने निकालना होता है। ये सिंपली वही जो हमने डिटेल के साथ चीज़ें पढ़ी थी वैसे के वैसे हमने फाइंड आउट करना है, कि जिस तरह की हम इनकम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि सेल्स में से जो बाकी चीज़ें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग, जिसमें से फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस में ऐड करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करते हैं, वैसे किया हुआ है। और ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट में बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो लेस कर देंगे, अदर इनकम जो होगी उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का पूछेगा तो हमने ऐसे, ये आपके पास क्वेश्चन 3 नंबर का या 5 नंबर का आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन, उसके अंदर आपके पास ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा एमसीक्यूज़ की शक्ल में, और इतना क्योंकि ना ही आपका इतना लेवल है कि आपसे इतना कि पूछा जाए, और एक तो टाइम बहुत शॉर्ट है आपके पास है। द फॉलोइंग ईयर एंड एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ये एडजस्टमेंट कौन सी है जी हमारे पास, और ये एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी क्या आनी चाहिए जी, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन नेट एसेट ऑफ दिस एडजस्टमेंट, कि 55,390 रुपये के साथ आपकी जो इनकम वो क्या होने की, एसेट डिक्रीज़ हो रहे हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 45,700 ही रहेगी। डेप्रिसिएशन आपके स्टेट लाइन है जी 4,70,000 के डेप्रिसिएशन हम चार्ज करें 7,800, ये डेप्रिसिएशन जो होगी हमारे पास, इसको इस डेप्रिसिएशन को इसी अमाउंट में से लेस करना पड़ेगा, और रिकवरेबल डेट जो है ये भी हमें इसमें से लेस करेंगे, और अनअर्न इनकम जो आपके पास रिकॉर्ड है जिसको भी हम लेस करेंगे, तो बाकी आपके पास जो आ जाएगा ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी जिससे आपके एसेट डिक्रीज़ हो रहे हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है आपके पास, कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है जी। करेक्ट बैलेंस ऑफ जी, अच्छा ये ट्रेस डिफरेंस है जो हमने डिफरेंस रिकॉर्ड करने, तो 1,12,50 का डिफरेंस आ रहा है डेबिट, तो कैसे आ रहा है जिस देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपने क्या करना होगा, देखना है, यानी कि दोनों की तरफ की वैल्यूज़ को ऐड करना है। वैल्यू ऐड करने के बाद आपको जो साइड बड़ी होगी वही साइड दोनों तरफ लिख देनी है, और जो डिफरेंस आएगा वो आपने इस तरह से शो कर देना है, जिसको हम सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो करते हैं। ये सिंपली बात ये पूछी गई जी आपने करना है। यहाँ तक क्लियर है जी आपके, चैप्टर नंबर जो हमारे पास ये है 13 मॉड्यूल का, ये भी हमारे पास डिस्कस हमने कर लिया है जी स्टूडेंट्स। इसकी एंट्रीज़ को देखते हैं ज़रा। इसमें एमसीक्यूज़ हमारे पास 2-3 ही गिवन है, इसको देख लेते हैं जी।
कह रहे हैं नयर कारपेट्स मैन्युफैक्चर 2000 पीसेज ऑफ रग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2008 फॉलोइंग इज द रिटेल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द ईयर। डायरेक्ट मटेरियल है जी हमारे पास 10,000 रुपीज़ पर पीस है, और डायरेक्ट लेबर है जी हमारे पास 10,000 6,000 पर पीस आ गया है, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है जी ये 15,000 पर पीस है, 1500 पर पीस, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गए हैं जी फिक्स्ड। वेरिएबल तो आपके ऐसे ही रहेंगे आप, और फिक्स्ड जो आ गए, फिक्स्ड के लिए हमारे पास दो तरीके थे। एक तो हम फिक्स्ड को हम डिवाइड कर देते थे, जितने भी पीस होते थे उनके ऊपर डिवाइड कर देते थे तो हमारे पास आ जाते थे, यानी कि उसकी पर यूनिट का आ जाता था, ये हमारे टोटल में गिवन है। तो हम पर यूनिट में हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं। तो अमाउंट कितनी है जी हमारे पास, ये जी 500,000 है जी, 500,000 नहीं है हमारे पास, ये 500,000 100,000 जी हो जाता तो फिर हमारे पास ये 5 लाख बनता। ये 100,000 हम कह सकते हैं, 50,000 जो हमारे पास 1000 बनता है, यानी कि ये 5 मिलियन है, 5 मिलियन ही हमारे पास हैं जी, 50 लाख हम कह सकते हैं। डिवाइड करना कितने पे, हमने 2000 पे, तो 2000 पे डिवाइड किया तो 2500 हमारे पास आ गया है पर पीस के। तो बाकी 10,000 है हमारे पास, इसको हम ऐड कर लेते हैं, प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस, अच्छा जी 1,500 कर लिया हमने, 6,000 1,500 ये हो गया। तो 20,000 की हमारे पास अमाउंट बन रही है। 20,000 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,000 के साथ, तो हमारे पास कितना आ गया जी अमाउंट, हमारे पास आ गई 4 करोड़ रुपए आ गए, यानी कि 40 मिलियन हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे 40 मिलियन का जो हमारे पास आंसर है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में आपसे क्या करना था, आपने सिंपली, मैं फिर आपको बता देता हूँ, जहाँ पे इस तरह का आपसे पूछ लिया जाए कि पर आपने क्या निकालनी है, कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, इस तरह की चीज़ें गिवन हो आपको, तो सिंपली आपने जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, अगर आपको गिवन है टोटल के अंदर, तो आपको जितने पीसेस गिवन है, जितनी प्रोडक्ट गिवन है, उसके ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, पर यूनिट का निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास गिवन नहीं है पर पीस या पर यूनिट के हवाले से, तो तब आपने ऐसे करना है। गिवन है तो सिंपली आपने टोटल अमाउंट को ऐसे ऐड अप करना है, जैसे हमने ये ऐड किया, ये पर पीस के हवाले से गिवन थे, और उनके यूनिट्स के साथ जितनी हमारी पर प्रोडक्ट्स थी उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है पीसेस की, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी गुड मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट है जी हमारे पास, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है जी, कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ डिक्रीजेज इन प्रोडक्शन। ऐसा कुछ नहीं होता जी, कॉस्ट पर यूनिट में ऐसा इनके साथ नहीं होता, डिक्रीजेज प्रोडक्शन के साथ, तो आपकी वेरिएबल भी कम होती है। कॉस्ट पर यूनिट जी हमारे पास आ रहा है जी डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ऐसा नहीं होगा। The cost per unit change in proportion to change in production, ऐसा भी नहीं होता। कुछ होता है लेकिन जैसे हम रूल्स का थंब रूल ये नहीं होता ऐसे, यानी कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन। पर यूनिट में ये हमारे पास जो होती है ये सेम रहती है, लेकिन टोटल के अंदर ये चेंज होती रहती है। आपको मैं एक थंब रूल बता दूं, आप चाहे इसको याद कर लें, लिख लें। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना, फिक्स्ड कॉस्ट ये टोटल में सेम रहती है, पर यूनिट में चेंज होती रहती है, यानी कि टोटल में कांस्टेंट रहती है और पर यूनिट में ये चेंज होती रहती है। कौन जी, फिक्स्ड कॉस्ट। जो कि वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल जो भी आपके पास ओवरहेड्स हैं वो क्या होते हैं, वो पर यूनिट में रिमेन जो कांस्टेंट रहते हैं, और चेंज इन प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन टोटल में वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में हमें यह बताया गया कि 1500 पर पीस है, ये तो 1500 ही रहेगा, लेकिन बाद ये यहाँ पे 2500 कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये 2500 हो जाता 2000 की बजाय, तो क्या होता है ये आपके पास ये बढ़ जाती है अमाउंट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब 3 लाख बन रहा है, यहाँ पे 1500 पर पीस के हिसाब से अमाउंट 3 लाख बनेगी ना हमारे पास,
तो जब अगर 2500 हो जाएंगे तो 50,000 बढ़ जाएगा, और ऐसा ही है। तो जबकि पीस के अंदर पर यूनिट के अंदर सेम है, जब ये वाली जो अमाउंट है आपकी, अगर यहाँ पे ये बढ़ जाते हैं, ये पर यूनिट के अंदर ये चेंज हो जाएगा, लेकिन टोटल के अंदर सेम रहेगा। यही बात यहाँ पे पूछी गई है जो मैंने बताई है आप। कह रहे हैं जी प्राइम कॉस्ट ये हमारे पास 30,000 है, कन्वर्जन कॉस्ट इस तरह से है, और ये इतनी है जी, ये आपके पास ये डिफरेंट है। इसकी मैंने कैलकुलेशन करके देखी थी, कैलकुलेशन ठीक नहीं आ रही थी, तो इसको फ़िलहाल इस क्वेश्चन को रहने दें जी स्टूडेंट्स। ओके जी, नेक्स्ट चैप्टर जी हमारे पास चैप्टर नंबर 15 जो कि इन्वेंट्री का चैप्टर है जी आपका। इन्वेंट्री हमने जैसे कि हम कैलकुलेट किस तरह से करनी इन्वेंट्री की, तो उसके वाले से हमें ये फर्स्ट MCQs देखते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्री वर्किंग एंड वर्क इन प्रोग्रेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्या है ये, इन्वेंट्री शुड वैल्यू एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट वैल्यू। अच्छा जी, इन वैल्यूइंग वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड। Inventory items can be valued using the first in first out FIFO or weighted average cost method। ये भी ठीक है, और सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज इन मेजरिंग इन्वेंट्रीज। ये लास्ट जो 3 ऑप्शन हैं ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, जबकि पहले वाली हमारे पास नहीं है। कहते हैं इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट वैल्यू, इस ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है जी, ठीक है। रिप्लेस हमारे पास लोअर ऑफ कॉस्ट पे जाना चाहिए, ये भी किसके ऊपर जाना चाहिए, किसकी सूरत में जाना भी, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, 2 और 3 यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी गिवन है। नेक्स्ट आगे जी हमारे पास जी पाशा जी पब्लिशर ऑफ बुक ऑफ ईच जी सेल कर रहा है हमारे पास। 4% पेबल ऑफ द सेलिंग एजेंट है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इन्वेंट्रीज, देयर आर मोस्ट पॉपुलर टाइटल्स इन फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये जी हमारे पास, तो इसकी सूरत में हमारे पास क्या होगा, सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट है। तो और सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई है, और ये हमारे पास कॉस्ट है, हम कॉस्ट को हम ऐड कर लें और इसके ऊपर हम क्या कर देंगे जी 4% कमीशन जो है इसको लगा देंगे, तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी 7,360 रुपीज़। तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी हमारे पास। व्हाट वुड द अफेक्ट ऑन द कंपनीज प्रॉफिट ऑफ डिस्कवरिंग इन्वेंट्री ऑफ द कॉस्ट ऑफ ₹1250 एंड नेट लायबल वैल्यू 1000, assuming that the same inventory had not been included in the original inventory count। एन इंक्रीज जी, अच्छा जी, इन्वेंट्री काउंट क्या होगा जी, एन इंक्रीज इन ₹1000। इस स्टेटमेंट से हमें जो बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है, वह ये कहा जा रहा है कि 1250 रुपये की क्या चीज़ थी हमारे पास, इन्वेंट्री की कॉस्ट थी जी हमारे पास, ठीक है, और नेट रिलाइजेबल वैल्यू उसकी 1000 रुपये थी, यानी कि अभी जो उसकी वैल्यू है वो 1000 रुपये थी, ठीक है। और क्या हुआ, हमने उसको अपनी जो फिनंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर इन्वेंट्री को काउंट करते हुए नहीं लिखा, तो तब क्या होगा, जब उसका हम इन्वेंट्री दोबारा से काउंट करके उसको लिख लेंगे तो कब क्या होगा, तो इंक्रीज़ आएगा कितना 1000 का, किसके अंदर, इन्वेंट्री काउंट के अंदर। नेक्स्ट जी हमारे पास है शाजी एंड कंपनी जी सेलर 3 प्रोडक्ट्स बेसिक सुपर लगी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल एट 3 ईयर एंड। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूज करने के चक्कर में उन्होंने किया, यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं हम क्या करते होते हैं स्टेटमेंट को, जब हम जो फिनिश गुड्स होती है तो या गुड्स जो बन रही होती है उसके लिए हम नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे ले रहे होते हैं, या फिर उसकी हम कॉस्ट के ऊपर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट को निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, तो 6 रुपीज़ आगे यहाँ पे हमें कॉस्ट गिवन है, और उसके बाद एस्टिमेट बेसिक है, उसके बाद सुपर है और लग्जरी है। बेसिक में देखते हैं तो 6 रुपये है, और सेलिंग उसकी आ रही है जी प्राइस 9 है, और उसमें हमारे पास कॉस्ट ऊपर आ रही है सेल करने पे हमारे पास 1, तो 9 में से 1 गया, बाकी पीछे बच गया 8,
8 जो बाकी बच गए आपके पास, ये आपके पास क्या बन गए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हम पढ़ चुके हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से जो उसकी सेलिंग कॉस्ट है या एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, उसको लेस कर दें तो हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो 8 9 में से कि 8 बच गया, 8 और 6 में से कौन सा बड़ा है जी, कौन सी लोअर है और कौन से बड़ी अमाउंट है। 8 अमाउंट बड़ी है और 6 छोटी है, तो 6 को हम लेंगे आगे। और इसी तरह से हम आगे देखते चलते हैं, तो सुपर के वाले से देखते हैं। 9 यहाँ पे उसकी प्राइस यूनिट दी है और उसके बाद एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 12 है और 4 को लेस करें तो 9 में से 8 हमारे पास 12 में से 4 लेस कर दें तो 8 आता है। 9 और 8 का कंपैरिजन करें तो 8 लोअर है। इसी तरह से हम लग्जरी की तरफ जाएं तो 18 उसकी कॉस्ट है। यहाँ पे ये क्या चीज़ है जी, हमारे पास उसकी कॉस्ट है। और इस कॉस्ट को हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हमने क्या करना है, ये कॉस्ट की कंपैरिजन करते हैं। 5 को अगर हम 15 से लेस कर दें 10, अगर 10 और 18 का हम कंपैरिजन करें तो 18 ज़्यादा है और 10 लोअर है, तो क्या होगा, इस अमाउंट की इसकी हम कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी करने के लिए 8 से और इसकी कैलकुलेट करने के लिए 6 से। जब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारे पास 4700 आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया है आप लोगों को नेट रियलाइजेबल वैल्यू किस के साथ लेनी है और कॉस्ट के ऊपर किस वैल्यू को लेना है, तो समझ आ गई इस चीज़ की। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना प्यारे भाई उसके बड़ी के साथ, आप क्वेश्चन ही नहीं समझे बात है भाई। ये यूनिट्स गिवन है हमारे पास, ये क्या चीज़ है, यूनिट्स गिवन है इन्वेंट्री के, ये इन्वेंट्री के यूनिट्स गिवन है हमारे पास। ठीक है, ये यूनिट्स जो है इनकी हमने वैल्यू निकालनी है, वैल्यू इनकी कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है, वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इन्वेंट्री की। तो इसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके, या तो हम कॉस्ट पे लेंगे या हम लेंगे उसके ऊपर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। कॉस्ट हमारे पास गिवन है, ओरिजिनल कॉस्ट 6 9 18 जो है हमारे पास ये गिवन है। अब हमें चाहिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो कैसे निकलती है, वो हमारे पास है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस आगे हमारे पास जो आपके पास जितनी भी आपके पास कॉस्ट होनी है मज़ीद, तो आपने उस चीज़ को सेल करने के ऊपर जितनी भी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेलिंग, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग जो भी है वो आपने इसमें से लेस करनी है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से। तो तब जब हम इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। ये हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जब आ जाएगी आपके पास, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपको उसको और आपने उसकी कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करना है। यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का हमने कंपैरिजन किया तो यहाँ पे कॉस्ट कम है, और यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो 8 आई है, वो कम है इस 9 से। और यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया तो 10 आई है, 10 18 से कम है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब जो आ गया तो 4700 आया। ठीक है, ये भी इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये भी आपने एक न्यूमेरिकल पूरा है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको आप रहने दें फिलहाल। इस तरह के आपसे MCQs की शक्ल में मेरा नहीं ख्याल भी कोई चीज़ आपसे पूछी जाए, क्योंकि आपके जितने भी आए हैं उसके अंदर MCQs बिल्कुल शॉर्ट आते हैं, इतने लंबे MCQs नहीं आएंगे आपसे। तो ये चैप्टर भी हमारे पास कंप्लीट हो गया।